हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब हमारे साथ डॉक्टर धीरज कौल जुड़ गए हैं न्यूयॉर्क से लाइव। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका नमस्ते भारत में। एक बार पहले भी आपसे बातचीत हो चुकी है, एक बार दोबारा आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 2.5 लाख पेशेंट्स अकेले अमेरिका के न्यूयॉर्क में हैं, 18,000 मौतें अकेले न्यूयॉर्क में हो चुकी हैं। डॉक्टर धीरज, अब तो वहां लॉकडाउन खोलने की बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब गवर्नर्स फैसला ले कि किस स्तर पे धीरे धीरे लॉकडाउन को खोला जाएगा। न्यूयॉर्क में चीजें बेहतर क्यों नहीं हो पा रही हैं आपके हिसाब से? नमस्कार, थैंक यू फॉर गेटिंग मी बैक ऑन द शो। जैसे कि 3 हफ्ते पहले भी मैंने बताया था, हम लोग स्टेज 3 में हैं इस टाइम। स्टेज 3 में कंटेनमेंट करना बहुत बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोग घूम रहे हैं वायरस के साथ। हमें नहीं पता है किसके पास वायरस है, इसीलिए मास टेस्टिंग करना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन अभी तक हमारे पास मास टेस्टिंग की अवेलेबिलिटी नहीं है। यहाँ तक कि जैसे मैंने पहले बताया था कि जितने भी लोगों को ये वायरस लगेगा, उसके 80% लोग या तो बहुत ही मिनिमल सिम्टम्स होंगे या उनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं होंगे। तो ऐसे 80% लोग दूसरे को देने के बहुत हाई रिस्क रहते हैं, जो कि यंग हेल्दी लोग हैं, लेकिन उनकी टेस्टिंग की अभी तक अवेलेबिलिटी नहीं है। इसलिए न्यूयॉर्क का मेयर, न्यूयॉर्क के गवर्नर बहुत कंसर्न है खुलने से पहले, और कई स्टेट्स ने तो इंडिपेंडेंटली डिक्लेयर कर दिया है कि हम अपने हिसाब से ही खुलेंगे। और राष्ट्रपति ने भी उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप अपने हिसाब से असेस करिए और उसे खोलिए। क्योंकि देखिए, खोलने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हमारा हॉस्पिटल सिस्टम फिर ओवरबर्डन हो जाए, जो ऑलरेडी अभी तक मैक्सिमम पे है। थोड़ा सा हमें रियायत मिली है, हमारे केसेस जिसको हम ग्राफ बोलते हैं, इंक्लाइन रेट कम हो गया है, डेथ का इंक्लाइन रेट भी थोड़ा सा कम है, लेकिन वी स्टिल आर नॉट आउट ऑफ द बुक्स एज वी स्पीक। जी डॉक्टर धीरज, मेरा सवाल आपसे यह है कि हम देख रहे हैं तस्वीरें लगातार अमेरिका से हमारे सामने आ रही हैं। वहां पर बहुत सारे लोग सड़क पर उतर आए ये विरोध करते हुए कि हमें लॉकडाउन नहीं चाहिए, हम चाहते हैं जिंदगी और स्थिति सब कुछ सामान्य हो जाए पहले की तरह। भारत में लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन इस बार कुछ गाइडलाइंस के साथ कुछ चीजों को छूट दी गई है, रियायत दी गई है। वहां पर हमसे कोई गलती ना हो, उसके लिए किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं छूट के बीच जो है संक्रमण ना फैल जाए? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। भारत और ऐसे कई विकासशील देश जिनके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हॉस्पिटल बेड्स लिमिटेड हैं, आईसीयू बेड्स लिमिटेड हैं, पीपीईज लिमिटेड हैं, टेस्टिंग किट्स लिमिटेड हैं, उनका ब्रह्मास्त्र था सोशल डिस्टेंसिंग, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्सीलेंटली इवन टाइम से पहले कर दिया। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न आज अमेरिका में यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस को रिलैक्स करें और लोग घुलने मिलने लग जाएं, पार्टी करें, मिलें, गेम्स देखें, डिनर करें एक साथ, और सडनली एसिम्प्टोमेटिक कैरियर से एक दूसरे को देने लग जाएं। और वृद्ध लोग, मैं बार बार कहता था कि अब मोदी जी ने भी उसको एड्रेस किया, मैं बहुत खुश हूं कि वृद्ध लोग जो 65 से ऊपर हैं या जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, इम्यूनिटी डेफिशिएंट है, ये वो लोग हैं जिसके लिए हम बहुत चिंतित हैं। क्योंकि ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं, इंट्यूबेट होते हैं। पहले 80% चांस था कि हम इनको ना बचा पाए अगर इंट्यूबेट हो गए, अब थोड़ा सा बेटर है, 70 to 65%, लेकिन हमें इनकी बहुत चिंता है। और भारत के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस टाइम। मैं बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूं। भारत का अभी तक स्टेज 3 नहीं आया है, लेकिन हाँ, आप लोग तेजी से उस तरफ बढ़ रहे हैं। काफी ऐसे कदम थे जिससे वो स्लो डाउन हो गया रेट। अब डबलिंग रेट जो हमारा इंडिया में पहले 3-3.5 डेज का था, अब 6.1 के करीब आया है। लेकिन मैंने ये पहले भी बताया था कि हर 2-3 दिन में इसको एक्यूटली रीअसेस करना है। चीजें बहुत फ्लूइड हैं, बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि इस वायरस से एक तो हमारी बॉडी पे इफेक्ट होता है, मानसिक संतुलन पे इफेक्ट होता है क्योंकि लोग होम बाउंड है, और फाइनेंस, इकोनॉमी पे तो बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है। अभी अमेरिका के अंदर 6 ट्रिलियन USD का पैकेज आ रहा है और शायद और भी आएगा। तकरीबन 22 मिलियन 2.25 करोड़ लोग अपनी जॉब लूज कर चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए फाइल कर दिया है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो कई देशों में जैसे इंडिया में है, वहां पे तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मैं इस बात का पक्षधर हूं कि जो नेसेसरी सर्विसेज हैं उन्हें खोलिए, लेकिन एंटीबॉडी टेस्ट करके। मैं पहले क्विकली 1 मिनट लेके समझाना चाहूंगा टेस्टिंग की सिचुएशन आज की डेट में। अमेरिका ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, मुझे 1 मिनट दीजिए। आज की डेट के अंदर हमारे पास 2 तरीके के टेस्ट हैं। एक टेस्ट है जो हम वायरस को फाइंड करते हैं, और एक टेस्ट है जिसके अंदर हम इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडी, आपकी जो शक्ति है उससे फाइट करने की, उसको फाइंड करते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर वायरस है, आप अभी भी ये वायरस किसी और को दे सकते हैं, जैसे डॉक्टर्स के अंदर पाया जा रहा है। न्यूयॉर्क के तकरीबन 15 से 20% पुलिस ऑफिसर्स ने छुट्टी ले ली थी 1 हफ्ते पहले, क्योंकि वे बीमार हो गए थे, उनको पता भी नहीं था। धीरे धीरे सिम्टम्स आए, और कई तो ऐसे हैं जिनके सिम्टम्स नहीं आए। तो ये बहुत जरूरी है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, हैट्स ऑफ टू देम, सफाई कर्मचारी से लेके, एम्बुलेंस से लेके, क्लीनिंग लेडी से लेके, डॉक्टर्स, नर्सेस सब लगे हुए हैं।
उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए। और कई जगह कोरिया में ये प्रोटोकॉल थी कि हर 3 दिन में उनको टेस्ट कर रहे थे, हॉस्पिटल आने से पहले टेम्परेचर चेक कर रहे थे। और उसके बाद एक और टेस्ट है जिसको हम सर्वेलेंस के लिए बोलते हैं, जिसमें हम टेस्ट करते हैं कि क्या एक इंसान के अंदर एंटीबॉडी फॉर्म हुई है। बहुत जरूरी है ये जानना, मैं एम्फेसाइज करूंगा, 2 तरीके की एंटीबॉडीज हैं। एक है इम्यूनोग्लोबुलिन एम, जो उस इंसान के अंदर फॉर्म होती है जो एक्यूटली इंफेक्शन के थ्रू जा रहा है, और इम्यूनोग्लोबुलिन जी जब आप बिल्कुल रिकवर हो चुके हैं 4 से 6 हफ्ते बाद। पहले 3 हफ्ते के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन का पीक आता है। अगर आपको याद हो, मैंने आपके माध्यम से 3 हफ्ते पहले प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताया था। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन हम बॉडी से लेके एक सिक पेशेंट को दे सकते हैं जिससे वो हील हो। लेकिन अगर मुझे देखना हो कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके अंदर कुछ हद तक इम्यूनिटी है, तो मैं इम्यूनोग्लोबुलिन जी टेस्ट करूंगा। अगर वो है तो मैं कॉन्फिडेंस से, कुछ हद के कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि आप इम्यून है एटलीस्ट 2 साइकिल्स के लिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है। ये वायरस फिर आएगा सर्दियों में, और उसके बाद फिर मार्च में आएगा। ये आता रहेगा जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं होगी। वैक्सीन के बारे में बड़ा सवाल यही है डॉक्टर धीरज की, वैक्सीन को लेकर अब सबके मन में सवाल है कि वैक्सीन कब तक आएगा, क्या प्रोटोकॉल है। हमने देखा कि यूएस में भी 3-4 कंपनियां हैं जो अब ह्यूमन टेस्टिंग की स्टेज पे पहुंच चुकी है। कितना वक्त और लगेगा, क्या प्रोटोकॉल कहता है वैक्सीन बनने में, फाइनली जब ह्यूमन यूज के लिए उसको लाइसेंस कर दिया जाएगा? बहुत अच्छा। मैं 1 मिनट लेके पहले तो आपको ये समझाऊंगा कि अगर कोई इंसान माइल्ड सिम्टम है तो पैरासिटामोल लेके, फ्लूइड्स लेके घर पे ही चिकित्सा कर सकता है। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो हॉस्पिटल आता है। अभी हमारे पास कई ऐसी दवाइयां हैं जो हम यूज कर रहे हैं, बड़े बड़े ट्रायल्स हो रहे हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन, एजिथ्रोमाइसिन, जिसका इंडिया 70% एक्सपोर्टर है, उसका ट्रायल हो रहा है। बड़े मार्क में 30-40% में काम करता है। साइड इफेक्ट्स देख लीजिए। उसके बाद जिलियाड की एक दवाई है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है जो कि बड़ी तेजी से 2400 लोगों का ट्रायल हुआ है, और अभी बहुत अच्छे हमारे पास डाटा आया है जिसके अंदर हमने देखा है 125 लोगों के अंदर स्टडी हुआ था। उन 125 लोगों के अंदर से 113 लोग ऐसे थे जो कि काफी सीवियर थे। उन 113 लोगों में से तकरीबन अगर आप बोले तो 111 लोग बिल्कुल डिस्चार्ज हो गए और कुछ ही दिन में एक्सट्यूबेट हो गए 6 दिनों के अंदर। तो बहुत अच्छा रिजल्ट था। इसके अलावा हमारे पास एक और ड्रग है जिसको केवजारा बोलते हैं, जो इंटरलुकिन 6 इनहिबिटर है, जो कि इन्फ्लेमेशन को काम डाउन करता है। एक वो है। अब आ जाइए वैक्सीन के ऊपर। इसका परमानेंट इलाज एक वैक्सीन ही होगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी तक हमारे पास कई ट्रायल्स चल रहे हैं वैक्सीन के। एक कन्वेंशनल वैक्सीन है जिसके अंदर हम एक पार्टिकल वायरस का आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं कि आपकी बॉडी खुद इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने लग जाए, और जब उसको एक्चुअल का वायरस मिले तो उसके पास ऑलरेडी एम्यूनिशन हो उस वायरस को फाइट करने का। ये तो कन्वेंशनल वैक्सीन है। ऑन एन एवरेज, 1 मिनट दीजिए प्लीज, मुझे जानने के लिए जरूरी है। ऑन एन एवरेज 4 से 6 साल लगते हैं वैक्सीन डेवलप होने में, लेकिन हम होपफुल हैं क्योंकि सारी कंट्रीज मिलकर काम कर रही हैं कि 1 से 1.5 साल के अंदर बन जाए। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्च तक आ जाए। लेकिन एक और टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम mRNA, मैसेंजर आरएनए, एक इंसान के अंदर इंजेक्ट करते हैं। उस इंसान की कोशिकाएं, सेल्स एक तरीके का प्रोटीन बनाती हैं, जो प्रोटीन वायरस के प्रोटीन के जैसा है, और फिर आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। तो वो शायद, मेरी उम्मीद है, शायद जनवरी तक, शायद हो सके दिसंबर तक वो वैक्सीन बनने की उम्मीद है। 3 कंपनीज बहुत तेजी से काम कर रही हैं, और ये इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं बताना चाहूंगा, हर दिन चेंज हो रही है। हर दिन अच्छी अच्छी न्यूज़ेस आ रही हैं, तो हमें एवरीडे फॉलो करना है इसको। अच्छी बात है डॉक्टर कौल, आपने ऐसी बात बताई है, अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन डॉक्टर कौल, टेस्टिंग को लेकर, क्योंकि आपने कहा कि अमेरिका में मास टेस्टिंग नहीं हो रही है, लेकिन हम अगर आप ग्राफ देखें ऑल ओवर वर्ल्ड का, तो अमेरिका में बहुत बड़े स्तर पर टेस्टिंग हुई है। हम अगर उससे कंपेयर करें तो हम तो कहीं आते ही नहीं हैं। भारत की इस बात को लेकर दुनिया भर में आलोचना हो रही कि आप लोग तो टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो आपके आंकड़े तो कम आएंगे ही आएंगे। आप न्यूयॉर्क में बैठकर इस रणनीति को कैसे देखते हैं? क्या कम टेस्ट करना ठीक है भारत के लिए, या मास टेस्टिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने अभी तक 4 मिलियन, तकरीबन 40 लाख टेस्ट कंडक्ट कर दिए हैं। डेफिनेटली हमने स्टार्ट थोड़ा लेट किया था, लेकिन डिफेंस प्रोक्योरमेंट एक्ट लागू हो चुका है। कंपनी उसको बोला जा रहा है कि आप टेस्टिंग किट बनाइए, और वो बना रहे हैं। आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक ऐप लॉन्च किया है जिसको माइक्रोब्लॉट बोलते हैं, जिससे पता लग जाएगा किस इंसान के अंदर टेस्ट पॉजिटिव है, और उसको अगर एंटीबॉडी अगर उसके अंदर पॉजिटिव है, हम उसे बोलते हैं कि आप जाके अपना ब्लड डोनेट करिए ताकि उसमें से प्लाज्मा लेके दिया जा सके। अब आ जाइए अब टेस्टिंग के ऊपर। तो 2 तरीके की टेस्टिंग है। एक है वायरल पार्टिकल, जो मैंने आपको पहले बताया था, जिसमें स्वाब किया जाता है, 4 से 6 घंटे के अंदर रिजल्ट आता है। ये जानना जरूरी है, अगर 100 लोगों के अंदर वायरस है तो ये टेस्ट तकरीबन 80% लोगों को ही पिक कर रहे हैं। मतलब 100 में से 20 लोग ऐसे होंगे जिनका फॉल्स नेगेटिव होगा, उनके अंदर वायरस होगा लेकिन हमें पता नहीं लगेगा।
इसीलिए एज डॉक्टर अगर आपके अंदर सिम्टम है, हम रिपीट करते हैं एक दिन के बाद टेस्ट और हम आपको मैनेज करते हैं कि आपके अंदर वायरस है। अब आ जाइए अब एंटीबॉडी टेस्ट के अंदर। तो जो एंटीबॉडी टेस्टिंग किट है उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन जी, एम और कंट्रोल तीनों एक साथ देखने में आते हैं। अगर आपके अंदर कोई एक्सपोजर नहीं है तो कंट्रोल आपका लाइट अप हो जाएगा। एक पार्टिकल ऑफ ब्लड आप उसके अंदर डालेंगे, वहां पे रिएजेंट है, अगर आपकी एंटीबॉडी है तो वायरस के साथ रिएक्ट करेगी, अगर नहीं है तो नहीं करेगी। क्योंकि अमेरिका एक विकसित देश है, विकासशील देश है, बहुत रिसोर्सेज हैं और जनसंख्या ये जानना जरूरी है 336 मिलियन है, इंडिया की 1.3 बिलियन है। और मैंने पहले भी बताया था इंडिया के कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि वायरस के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे कि घनत्व आबादी का, हाइजीन के इश्यूज और कम्युनिकेशन और एजुकेशन के इश्यूज और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसीलिए इंडिया के लिए ये बहुत जरूरी है। अभी स्टेज 2 पे है, अगर आपने स्टेज 2 पे ही बहुत अच्छा कदम ले लिया, लेकिन अगर हम ज्यादा खोल देंगे अनरेगुलाइज्ड तो ये फैल सकता है। इसीलिए मेरा बार बार ये कहना है कि आप सबसे अहम बात जो आप कह रहे हैं वो मैं अपने दर्शकों के लिए एक बार दोहरा देना चाहूंगी कि जो आपने कहा कि भारत के कदमों की तो आपने सराहना की है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि जो रियायत लॉकडाउन 2 में हमें मिल रही है, जो छूट मिल रही है, उसका बेजा इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो हालात और गंभीर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर कॉल। उम्मीद करते हैं वापस आपसे बात होगी और कुछ नए अपडेट्स हमें मिलेंगे।